विद इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए डेवलप किए जा रहे वैक्सीन अगर अप्रूव भी हो जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमारे सामने जो आने वाला है कि इस वैक्सीन को हम कितने बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर पाएंगे और हम इसे कितना इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यही वजह है कि इस वैक्सीन के अप्रूव हो जाने के अर्ली स्टेज में इस वैक्सीन को एक सेलेक्टेड ग्रुप में ही एडमिनिस्टर किया जाएगा, दिया जाएगा। उस ग्रुप में सबसे जो मेन प्रायोरिटी पे आते हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कि अपने प्रोफेशन की वजह से हमेशा इस कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आने के रिस्क में होते हैं। उसके अलावा बहुत ऐसे एसेंशियल्स वर्कर हैं जो कि अपने रूटीन वर्क के दौरान क्राउड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांजिट में जो काम करने वाले स्टाफ होते हैं। तो ये जो एसेंशियल वर्कर्स हैं ये भी प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा जो ओल्डर पीपल हैं जो कि हम जानते हैं कि इस डिजीज़ से ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो भी प्रायोरिटी ग्रुप में होंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉपुलेशन हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, वो भी हमें इस डिजीज़ से वल्नरेबल बना देता है। तो वो ये जो अंडरलाइंग कंडीशन वाले लोग होंगे वो भी प्रायोरिटी ग्रुप में आएंगे। अनफॉर्चुनेटली अर्ली स्टेज में इस वैक्सीन को चिल्ड्रन में नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास जो सेफ्टी डेटा है वो एडल्ट्स में से है। चिल्ड्रन में अभी हमारे पास बहुत सेफ्टी डेटा नहीं है, तो वो भी जो अर्ली स्टेज ऑफ वैक्सीनेशन होगा उसमें चिल्ड्रन को शायद इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हम जैसे जैसे 2 या 3 सक्सेसफुल वैक्सीन के आ जाने के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, एक सवाल जो हम सबों के मन में अब आ रहा है कि वैक्सीन के आ जाने के बाद का वर्ल्ड कैसा होगा। क्या हमें कोविड-19 की समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी, हम कितना रिलैक्स कर पाएंगे। तो इस इशू को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जो सक्सेसफुल वैक्सीन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, उस डेटा का मीनिंग क्या है, उसके मायने क्या हैं। तो अभी हमें वैक्सीन के एफिकेसी के बारे में बताया जा रहा है जो कि 90%, 95% ऐसे नंबर आ रहे हैं। एफिकेसी बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का डेटा होता है, जिसका मतलब ये है कि वैक्सीन को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया गया है और जिन वॉलंटियर्स में इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया है उसे एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में किया गया है। तो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का डेटा है। जब वैक्सीन अप्रूव हो जाएगा और उसे रियल वर्ल्ड में लाया जाएगा तो उसे हम कैसे स्टोर करते हैं, वर्ल्ड ओवर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अलग अलग सेंटर्स पे जो स्टाफ इसे एडमिनिस्टर करेंगे उनका एक्सपर्टीज़ का लेवल क्या है, ये सारे फैक्टर एफिकेसी के नंबर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसीलिए रियल वर्ल्ड में हम वैक्सीन के सक्सेस को एक दूसरे टर्म में डिस्कस करते हैं जिसे कि वैक्सीन इफेक्टिवनेस कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ इन्फ्लुएंज़ा के वैक्सीन का, तो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो 50 to 60% होता है। तो कोविड-19 के वैक्सीन का अगर रियल वर्ल्ड में जो इफेक्टिवनेस है वो अगर 90% से कम होकर 70% तक भी आता है तो ये बहुत ही सक्सेसफुल वैक्सीन होगा। कोविड-19 के वैक्सीन आ जाने के बाद का वर्ल्ड कैसा होगा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि हम इस वैक्सीन को कितने प्रॉपर तरीके से स्टोर कर पाते हैं और वर्ल्ड में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इसे कितनी इजीली और कितने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोग्राम है वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो इन चीज़ों को करने में कई सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्ली स्टेज में हम इस वैक्सीन को जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो एजेड पॉपुलेशन है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं। उनको हम प्रायोरिटी ग्रुप में डाल के उनमें इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो इस डिज़ीज़ का जो डेथ रेट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के अलावा 4 ऐसे कोरोना वायरस हैं जो कि ऑलरेडी ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत नॉर्मल कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम डेवलप करते हैं और उनका कोई मेजर हेल्थ रिस्क नहीं है। तो कोविड-19 भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ समय के बाद उन्हीं कॉमन कोल्ड वायरस के जैसा एक वायरस हो जाएगा। कोविड-19 के प्रिवेंशन के लिए कम से कम 2 से 3 वैक्सीन अब लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। अब लोगों के मन में एक सवाल जो आ रहा है कि इस वैक्सीन को स्टोर कैसे किया जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और ख़ास करके इस वैक्सीन के स्टोरेज के टेम्परेचर को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। ये इशू इसलिए इम्पॉर्टेंट है
कि अभी जो 3 वैक्सीन सक्सेसफुल देखे जा रहे हैं उनका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग अलग है। फाइज़र और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है ये एक बहुत ही नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस वैक्सीन में एक मॉलिक्यूल को यूज़ किया गया है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, mRNA। ये एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत इजीली डिग्रेड हो सकता है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर किया जाना होता है। इसे एक नैनो फॉर्मुलेशन के रूप में यूज़ किया जाता है और यही वजह है कि फाइज़र और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है इसे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना होगा। और ख़ास करके डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो नैनो पार्टिकल है, जो नैनो फॉर्मुलेशन है, उसका लिपिड कंटेंट कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है कि वो जो सब ज़ीरो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। फाइज़र के केस में अल्ट्रा कोल्ड रिक्वायरमेंट है जो कि -70 -80 डिग्री सेल्सियस होता है। लकीली मॉडर्ना के वैक्सीन के केस में ये रिक्वायरमेंट थोड़ा बेटर है, वहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस का रिक्वायरमेंट है। जैसा हम जानते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस का जो स्टोरेज है वो हमारे मोस्ट ऑफ द मेडिकल रेफ्रिजरेटर में होता है। हमारे हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में भी -20 डिग्री सेल्सियस का प्रोविज़न होता है। तो कंपेयर टू फाइज़र मॉडर्ना का वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज बेटर होगा। वहीं पे जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है ये एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है और इस वजह से इसका जो स्टोरेज होगा वो बहुत ईजियर होगा कंपेयर टू अदर 2 वैक्सीन्स और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंट टेम्परेचर है। तो इस वजह से इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है वो अभी सुपीरियर दिख रहा है। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।